नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है यहाँ पर। और आज की जो हमारी क्लास है पर डे जो चलती है उत्तराखंड का, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं। LT ग्रेड उत्तराखंड होम साइंस का हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को रोज़ अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज वगैरह जो भी मतलब सिलेबस में मेन चीज़ें हैं उनकी, या जहाँ से देखो यहाँ जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है। तो मैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करा दूँगी कि हाँ ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने अभी जो 3 वीडियोज़ देखे हैं इससे पहले के, तो आपने पकड़ा होगा कि दाग धब्बे वाले लेसन से टेक्सटाइल में प्रश्न पूछे गए हैं कम से कम 2-3। इसके साथ ही साथ फूड एडल्ट्रेशन से पूछे गए हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट से 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने पकड़ी है। और आपको पता है कुछ क्वेश्चन जो है आपके एजुकेशन वाले सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन होते हैं, जो हम शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं, हालांकि वो विषय भी होम साइंस में आ जाता है, तो उसके भी प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मतलब उसी चीज़ के हैं, या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है, मनोविज्ञान के, इस टाइप के प्रश्न भी अच्छे से पूछे गए हैं इसमें। तो हमारा यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है प्रैक्टिस करने से कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बकाया तो सिलेबस तो बहुत होता है और सब पढ़ भी नहीं पाते हैं हम लोग, कितनी भी कोशिश कर ले कुछ ना कुछ तो आयोग के हिसाब से रह ही जाता है। तो ऐसे तैयारी करने का ये फ़ायदा है कि हाँ, हमें ये पता चल जाता है कि आयोग जो है कहाँ से टॉपिक ज़्यादा पूछता है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगे तो बस एक ही निवेदन रहता है आप लोगों से, जो कि आप पता नहीं क्या मेरे में कमी है, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि लोग जो है बस 5-6 महीने में सफलता हासिल कर लेते हैं और मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये आप जो देख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन, ये होगा 76 नंबर, क्योंकि हमने सिर्फ 75 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में कर लिए हैं। 75 क्वेश्चन, क्योंकि 25 एक क्लास में होते हैं, तो 3 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। ये आपका शायद मेरे हिसाब से 2020 या 21 में जो पेपर हुआ है, इस पर ईयर नहीं पड़ी हुई है, तो ये उसका पेपर है। क्योंकि 18 का पेपर जो मेरे पास है, 18 में भी हुआ था, LT ग्रेड यूपी में भी हुआ था और उत्तराखंड में भी हुआ था, तो वो पेपर मेरे पास है, उस पर ईयर भी पड़ा है, लेकिन इस पर ईयर नहीं पड़ा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो ये शायद 20-21 में जो पेपर हुआ वही वाला पेपर है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 76, 75 हम कर चुके हैं। जापान में पुष्प सज्जा को कहा जाता है। ए है नाजीरे, बी है मोरीबाना, सी है ए और बी दोनों, डी है इकेबाना। तो हमने आपको बताया था जापान में जो पुष्प सज्जा में, आपको शायद किसी क्लास में मैं मोरीबाना और नाजीरे के विषय में बता चुकी हूँ कि ये जो है पुष्प सज्जा का प्रकार या टाइप नहीं है, ये क्या है, ये 2 शैलियाँ हैं। कहाँ की? जापान की प्रमुख 2 शैलियाँ अगर आपसे पूछी जाती तो आप इन्हें आंसर करते। ठीक है, किसे? नाजीरे और मोरीबाना को। लेकिन यहाँ पर शैलियाँ नहीं पूछी गई हैं, यहाँ पर प्रकार पूछा गया पुष्प सज्जा। मतलब जापान में पुष्प सज्जा के जो 4 प्रकार दिए हैं उनमें से एक प्रकार पूछा है। कौन सा वाला? इकेबाना है, मोरीबाना है, रोका है, शोका है, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? इनमें से आपको बताना है जो रेशम के तंतु हैं उन पर प्रतिकूल बताना है, अनुकूल नहीं बताना है। प्रतिकूल मतलब खराब प्रभाव किसका पड़ता है? अम्ल का, क्षार का। अम्ल तथा क्षार दोनों का, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल का तो जो है प्रोटीन रेशों पर अच्छा प्रभाव बताया जाता है, तो क्षार यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा कि रेशम के जो तंतु होते हैं, ठीक है, रेशम के जो तंतु होते हैं उस पर कौन सा व्यंजक नॉर्मली सही रहता है? तो आप एक घरेलू व्यंजक जानते हो, कौन सा है? किसी को पता है घरेलू व्यंजक कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ये क्या है? घरेलू व्यंजक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका प्रयोग जो है इस पर अच्छा रहता है। ठीक है, ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अम्ल का प्रभाव हमेशा मतलब सही रहता है, और ये अम्ल का प्रभाव अच्छा होने की वजह से ही पूछा जाता है रेशम पर कौन से वाले डाइस करे जा सकते हैं। तो एसिड डाई, जो एसिड डाई होते हैं वो रेशम पर क्या होते हैं? यूज़फुल रहते हैं। तो एसिड डाई से हम रेशम को रंग सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है,
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की। ओके, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 7 1 से, या फिर कक्षा 4 से। आपको मैं बताऊंगी कि मैं जब पढ़ती थी, मैं गांव में रहती थी छोटे में, और तब मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उस समय आसपास में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो उस समय हमें अभी भी याद है, हमारे पास इंग्लिश नहीं थी। हमने 5th क्लास तक इंग्लिश की ABCD भी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हमारा जब 6th क्लास में एडमिशन गांव से बाहर हुआ, तो वहाँ हमें इंग्लिश मिली, लेकिन 6, 7, 8 तक इंग्लिश पढ़ने को मिली। उसके बाद फिर हमारा एडमिशन संस्कृत स्कूल में हो गया, तो हमारे पास भी इंग्लिश नहीं रही लंबे समय तक उस हिसाब से। लेकिन मैंने काफ़ी इंग्लिश को सीखा है। आप नॉर्मल मैं बात करती हूँ तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता इन्होंने इंग्लिश बिल्कुल बचपन से नहीं पढ़ी है, क्योंकि जिसने बचपन से ना पढ़ी और 6, 7, 8 में 2-3 साल पढ़ भी ली, तो उस समय इतना जितना आज मैं पढ़ती हूँ, उस समय बच्ची थी। ज़्यादा कोई घर में कहने वाला सुनने वाला नहीं था पढ़ने को। मेरे यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो ऐसी ही थी, बस स्कूल हुआ है तो वही पढ़ाई हो गई। तो ये कहो कि उस समय मैंने 3 साल में बहुत इंग्लिश पढ़ी हो, तो उस समय भी ये समझ लीजिए मैंने नहीं पढ़ी इंग्लिश। ठीक है, तो ये हालात थे पहले इंग्लिश के। तो अब क्या है, कक्षा 1 से आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या करा है, इसको अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? ए है 11 से 15 वर्ष की आयु तक, बी है 2 से 7 वर्ष की आयु तक, सी है 7 से 12 वर्ष की आयु तक, डी है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। आपको एक मैं ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पर, इस ट्रिक का उपयोग करना। हमने जब टेट सीटेट दिया था, आप जानते हो टेट सीटेट में भी ये प्रश्न बहुत आते हैं, और तब हमने बहुत से क्वेश्चन, हालांकि टेट सीटेट किए हुए हमें बहुत टाइम हो गया है, 5, 6, 7 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो उस समय तो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा ये रटी हुई थी। अब तो इतना ही पता है चाइल्ड डेवलपमेंट में जितना होम साइंस में पढ़ते हैं। नहीं तो पहले मैं पूरा मतलब बीएड किया, उसके बाद तुरंत टेट सी टेट में लगे थे, तो हमने तो पहली बार में ही, एक बार मेरी सीरीज गड़बड़ हो गई थी लैंग्वेज में, सीरीज मैंने गलत भर दी थी, इसलिए पहला मेरा सी टेट रह गया था। टेट तो पहला हो गया था, लेकिन दोबारा में मेरा सी टेट भी बहुत अच्छे नंबरों से हो गया, क्योंकि वो सीरीज गड़बड़ होने की वजह से गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, मैंने लैंग्वेज का दूसरा पेपर सॉल्व कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना था, वो पेपर सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। मैंने इसी ट्रिक पर इसको याद करा हमेशा। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ठीक है, मूर्ति आपकी। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। अब सबसे क्या होगा, संवेदी पेशी अवस्था। सबसे क्या होगा, संवेदी पेशी अवस्था। पूरी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, यही मूर्त तो लिखा ही हुआ है, संक्रियात्मक लिख दे रही हूँ, संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। और आ से क्या है, औपचारिक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इन्हीं पर क्या ट्रिक लगानी है। संवेदी पेशी में क्या होगी, 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ये वाली मूर्त संक्रियात्मक कितनी है, 7 से 12 वर्ष। और उसके बाद जो आ जाता है आपका 12 से 15 वर्ष या 21 वर्ष, जो भी आपको दिए है, वो कहीं जगह 15 वर्ष दिए, कहीं 21 वर्ष तक दिए। तो यहाँ पर आपका जो है, आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, मूर्त संक्रियात्मक। अब मूर्त संक्रियात्मक मैंने आपको क्या बताया, 7 से 12 बस। इस ट्रिक को 1 बार 2 बार आप बस बोल के देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आपको होम साइंस में भी बहुत बार देखने को मिला, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है? ए है ऊन, बी है लीलन, सी है रेशम, डी है कपास। तो प्राकृतिक तंतुओं में जो सबसे मजबूत तंतु है वो कौन सा होता है? भाई रेशम होता है।
चाहे मजबूत की बात हो या लंबे की बात हो, प्रकृति में एक ही तंतु है, वो है रेशम। याद कर लेना, सबसे ज़्यादा मजबूत क्या है? रेशम होता है, ठीक है, और लंबा भी। और कौन सा? एक सूत्रीय रेशा है रेशम, और सभी बहुत सारे रेशों को मिलाकर बनते हैं। बकाया जो रेशम है वो सिर्फ एक सूत्रीय रेशा है, ध्यान रखिएगा, धागा है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न जीन प्याजे के अनुसार मनुष्य में जन्म से 24 महीने तक की अवस्था कहलाती है। 24 का मतलब आप जानते हो 12 महीने में 1 साल, तो 24 महीने में 2 साल, ठीक है। तो जन्म से 24 महीने तक की अवस्था, अब उस ट्रिक को आप अगर फॉलो करोगे, सबने अब सबने में पहला ही शब्द है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष है, तो सब यहाँ पर आंसर मिल गया, संवेदी पेशी अवस्था। भाई देखो, अमूर्त संक्रियात्मक होगा नहीं, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मतलब तीसरी अवस्था है। तो यहाँ पर कौन सा? सी वाला ही हमारा सही होगा, ठीक है, सी वाला ही यहाँ पे भी सही होगा, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। सबने पूरी की मूर्ति, मतलब सबने सा से संवेदी पेशी अवस्था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, आहार में ताजे फल एवं सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। ए है ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ के रूप में, बी है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ के रूप में, सी है संरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में, डी है उपर्युक्त सभी। भाई आहार में ऊर्जादायक में तो हम देखो जब ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन भी देता है, लेकिन वैसे कौन? कार्बोज और, ठीक है, मुख्य रोल किसका है? कार्बोज, फिर वसा का, ओके। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ आप जानते हो क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है और खनिज हैं, ओके, ये निर्माण करते हैं। भाई जो खनिज लवण है वो नियामक और रक्षात्मक दोनों कार्य करता है, ओके। सी ऑप्शन बचता है यहाँ पर, संरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। कौन? ताजे फल एवं सब्जियां, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83, ये विशिष्ट परिचर्या प्राकृतिक तंतुओं में चमक एवं मजबूती के लिए की जाती है। ए है व्यंजक, बी है कड़ापन, सी है मर्सराइजिंग, डी है सेंफोराइजिंग। प्राकृतिक तंतुओं में अगर विशेष तौर पर आपसे बात की जाए तो कपास के तंतुओं में तो वो होती है मर्सराइजिंग, ठीक है, सूती तंतुओं में की जाती है। क्या करते हैं? चमक को बढ़ाते हैं, मजबूती को बढ़ाते हैं, और किसको? अवशोषकता को भी बढ़ाते हैं, अवशोषकता भी बढ़ती है इससे, किससे? मर्सराइजेशन से। तो ये तीनों काम इसके महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, शिशु में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ए है 25, बी है 27, सी है 22 और डी है 20। तो जो अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत वो दांत कहलाते हैं जो क्या होते हैं? एक समय बाद टूट कर दोबारा निकलते हैं, तो वो हैं 20 दांत, ठीक है, 20 दांत होते हैं। और दूसरे वाले कौन से होते हैं? स्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 20 12 कितने हो गए आपके? 32, ठीक है, टोटल दांत 32 हो जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 85, प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है? ए है प्रेरक, बी है चालक, सी है प्रणोदन, डी है आवश्यकता। तो प्रेरणा के स्रोत आपको पता है मैस्लो का दिया हुआ है, ठीक है, मैस्लो का दिया है, जिसमें पहला चरण कौन सा होता है? आवश्यकता होती है, ठीक है। वो चाहे शारीरिक हो चाहे सुरक्षा की हो, जिसकी भी हो, वो आवश्यकता ही होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 86, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है पावलोव ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है थर्स्टन ने, या फिर डी है स्किनर ने। तो यहाँ पर संबंधवाद का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। संबंधवाद, समूहवाद, ये सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं, ठीक है। और करके सीखने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ये भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 87, चैन स्टिच एक प्रकार का है सजावटी टाँका, बी है कच्चा या अस्थायी टाँका, सी है तुरपाई का टाँका, डी है स्थायी टाँका। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा भाई, चैन स्टिच क्या है? एक प्रकार का ये सजावटी टाँका है, ठीक है, सजावटी टाँका है। और ये जो कच्चा टाँका, अस्थायी टाँका है, तो दो कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए, जैसे कि हमने बताया था साड़ी में फॉल लगाना, ठीक है, साड़ी में फॉल लगाना, जब साड़ी में फॉल लगाते हैं तो दो कपड़ों को अस्थायी रूप में जोड़कर कच्चा कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? हम स्थायी सिलाई कर देते हैं, स्थायी सिलाई कर देते हैं, क्यों? जिससे कपड़ा सरके वगैरह नहीं, ओके। और तुरपाई का टाँका भी जानते हो, धागे वगैरह जैसे नहीं निकले तो तुरपाई का टाँका लगाया जाता है, ओके। और स्थायी टाँका वो टाँके, जैसे अभी हमने बताया था साड़ी की फॉल है, उसको आपने
कच्चा किया, उसके बाद आपने पक्की सिलाई कर दी तो वो स्थायी टाँका बन जाता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8, मतलब वो टाँके जो ऐसे नॉर्मली नहीं टूटते हैं वो क्या है, स्थायी टाँके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। ए है तेल, बी है चीनी, सी है नमक, डी है सोडियम बेंजोएट। अब आंसर में तो आप कहोगे ये सभी हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, रासायनिक पदार्थ पूछा जा रहा है। भाई भोज्य पदार्थ का परिरक्षण तो इन सभी से होता है, पर यहाँ पर रासायनिक बताना है तो तेल क्या है, रासायनिक नहीं है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। चीनी क्या है, यह भी आपको कहीं ना कहीं वनस्पति से मिलती है, भाई सुक्रोज है। ओके, और नमक, ठीक है, आपको क्या है, कहाँ से मिलता है, समुद्र वगैरह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट एक क्या है, रसायन है। ओके, और ये क्या है, भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करने का कार्य करता है। सीधे पूछा जाता तो सभी भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं, लेकिन शब्द लगा दिया रासायनिक, इसलिए और सब आंसर गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 89 है, कपास की रेशे की लंबाई होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्यों करता है भाई, याद तो आंसर सबको होता है, लेकिन कई बुक में अलग अलग देखने को मिला है। तो आधा इंच से 5 इंच, बी ऑप्शन है आधा इंच, सॉरी 1.5 इंच से 3.5 इंच, सी ऑप्शन है 1.5 इंच से 2.5 इंच, या डी है 12 से 20 इंच। ओके, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि 1.5 इंच से 2.5 इंच ही ज़्यादातर बुक्स में माना गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपास के रेशे की लंबाई इतनी होती है। अच्छा, सर्वाधिक प्रत्यास्थता किस में होती है? अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सर्वाधिक, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, अब ये समय समय पे या तो रिवीजन करो तो याद रहती हैं, तो इसलिए ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते चलेंगे तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ऊन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता मानी जाती है, कितनी होती है, लगभग 99% प्रत्यास्थता होती है। तो बचा ही कितना, 1% बचा है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे भाई रेशम भी इसी श्रेणी का रेशा है भाई, कैसा है, प्राकृतिक जगत का प्राणिज रेशा है और प्रोटीन रेशा है, बिल्कुल ऊन की तरह लगता है, बस ऊन में सल्फर वगैरह पाया जाता है, इसलिए ऊन रेशम से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी प्रत्यास्थता होती, थोड़ी कम हो जाती, 92% है, लेकिन फिर भी अच्छी है। सूती रेशों में काफ़ी हद तक गिर जाती है प्रत्यास्थता, कितनी रह जाती है, 72%, कितनी 72% हो जाती है। और लीलन में तो और ज़्यादा कम हो जाती है। लीलन में कितनी हो जाती है प्रत्यास्थता, लीलन में रह जाती है 63%। तो ये अमाउंट भी ध्यान रखिएगा कि किस में कितनी प्रत्यास्थता है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, भाई रेशम है, तो क्या ये चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, ये भी पूछी जा सकती हैं। ऊन में 99%, रेशम में 92% और सूती में 72% और लीलन में 63% तक प्रत्यास्थता पाई जाती है। इन्हें याद कर लेना। देखो मैं कोशिश करती हूँ, 1-2 वीडियो में मैंने आपको माइक्रोन्स याद कराने की कोशिश की, ठीक है, तो जो मुझे समझ में आता चाहता है मैं वो कराती रहती हूँ। ग्रेविटी वगैरह का भी मैंने आपको बताया है वीडियो में, ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है। ए है विशिष्ट परिचर्या में, बी है आधारीय परिचर्या में, सी है सामान्य परिचर्या में, डी है उपर्युक्त सभी में। जो परिचर्याएँ आपकी होती हैं 2 तरीके की होती हैं, एक होती है विशिष्ट परिचर्या और एक होती है आधारीय परिचर्या। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। आधारीय परिचर्या वो परिचर्याएँ होती हैं जो लगभग सभी रेशों में करनी अनिवार्य होती हैं, जैसे कि आप जानते हो कैलेंडरिंग होती है, टेंटरिंग होती है। कैलेंडरिंग में क्या होता है, कपड़े को मतलब बड़े लेवल पर प्रेस किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। टेंटरिंग में कपड़े को बराबर काट कर किया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको बराबर किया जाता है काट के। तो ये क्या है, ये आधारभूत परिचर्या हैं, ठीक है, जो सभी रेशों पर की जाती हैं। और जो विशिष्ट परिचर्या होती है, जैसे मर्सराइजिंग है, एक विशिष्ट परिचर्या है, क्यों है, क्योंकि वो कपास के रेशों पर की जाती है, वो अन्य पे नहीं की जा सकती। ब्लीचिंग है, कपास पे की जाती है, हर रेशे पे ब्लीच नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ होती है, वो क्या हो जाती है, वो विशिष्ट परिचर्याएँ हो जाती हैं। या जैसे मोथ प्रूफिंग है, अब मोथ जहाँ लगते होंगे ऊन पर लगता है, मोथ कीड़े जो होते हैं किस पर लगते हैं भाई, जो प्रोटीन रेशो होते हैं उन पर लगते हैं, तो ये फिनिशिंग उस पर की जाएगी। तो वो विशिष्ट परिचर्याएँ हो जाती हैं, ठीक है, जो किसी विशेष रेशे पर ही की जाए, सब पर ना की जाने वाली परिचर्याएँ विशिष्ट में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। ए है सक्रियता, बी है सांकेतिक, सी है दृश्य प्रतिमा, डी है मूत्र संक्रियात्मक। इसमें बताना है, जो ब्रूनर ने बताया है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियाँ कौन सी नहीं है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा, मूत्र संक्रियात्मक, ये प्याजे की है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 92,
मूल्यांकन का संबंध शिक्षक की किस अवस्था से। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बताया, मैंने बताया डी जो है सही है, मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ पर आंसर सही होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या थी, अच्छा ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियाँ कौन कौन सी है, तो सक्रियता है, सांकेतिक है, दृश्य प्रतिमा है। तो आपको ये तीन भी याद कर लेनी है, ये नहीं कि ये आंसर करा और निकल गए। तो हम तो निकल गए, लेकिन आपको ये तीनों चीज़ में भी वीडियो रोक कर पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षक की किस अवस्था से है। ए है शिक्षक की अंतः क्रिया अवस्था से, बी है शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था से, सी है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था से, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो अब आजकल जो है मूल्यांकन और लर्निंग कहते हैं साथ साथ चलती है, कि आप बच्चे को जब लर्निंग करा रहे हो उस समय भी आप नज़र रखो कि बच्चे में कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, कितना बच्चा सीख रहा है, ओके। लेकिन ये अगर हम वैसे बात करें, एक नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो सही आंसर देना है तो वो क्या होगा, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था। जैसे हमने पढ़ाया उसके बाद क्या किया, हमने एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, मतलब पहले शिक्षण किया उसके बाद आपने क्या किया, मूल्यांकन किया, ठीक है। लेकिन बकाया नॉर्मल क्या है, हमेशा अंतः क्रिया के साथ ही साथ मूल्यांकन चलता है। जब हम पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा सीख रहा होता है, उस समय भी हम मूल्यांकन करते हैं। और यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 93, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बलखाए फीते के समान दिखाई देता है। ए है रेशम का, बी है नायलॉन का, सी है ऊन का, डी है कपास का। तो भाई सूक्ष्मदर्शी में कौन सा रेशा आपको बलखाए फीते के समान दिखता है। और सेम क्वेश्चन आपको हमने SCRT का कराया है, SCRT में बिल्कुल यही तरीका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहीं पर अगर हम ऊन की बात करें तो ऊन जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें कितनी परतें दिखाई देती हैं, पूछा जाए तो 3 परतें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। और इससे भी प्रश्न पूछा गया है। और कल मैं देख रही थी 18 वाला पेपर, इसके क्वेश्चन मैंने बनाने के बाद सोचा एक बार उसे भी देख लूँ। तो LT ग्रेड में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। अभी हमने कल की या परसों की वीडियो में ये क्वेश्चन भी करा था ना, कि जो ऊन की मध्य परत क्या कहलाती है, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन पड़ा हुआ था 18 के LT ग्रेड में भी। तो ये देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं, इसलिए ध्यान से करिए, ओके। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऊन में 3 परतें दिखाई देती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। और जो कि बीच की परत होती है वही कॉर्टेक्स होती है, उसे हम मध्य परत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पानी में डालने तक ताज़ा अंडा, जब आप पानी में डालोगे तब पानी में डालने पर ताज़ा अंडा, पर होगा यहाँ पर ताज़ा अंडा। ए है नीचे बैठ जाएगा, बी है तैरने लगेगा, सी है ए बा बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आप ताज़ा अंडा है ये पहचान आपको करनी, भाई पानी में क्यों डालोगे, आपको ये चेक करना है अंडा कहीं रखा हुआ ख़राब तो नहीं है। तो जब आप पानी में अंडे को डालोगे, अगर अंडा ताज़ा होगा तो वो बैठ जाएगा नीचे, लेकिन अगर अंडा ख़राब होगा तो उसका वजन कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। ख़राब होगा अगर तो वो क्या है, वो तैरने लगेगा, वो ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन एक श्रेष्ठ उत्तम कोलेस्ट्रॉल का भाग है। ए है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बी है ट्राइग्लिसराइड, सी है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर डी है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये फैट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा श्रेष्ठ उत्तम कोलेस्ट्रॉल पूछा जाता है तो हम जानते हैं HDL को हम लोग मानते हैं, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। LDL सबसे ख़राब माना जाता है, ओके। LDL जो होता है लो डेंसिटी बिल्कुल ख़राब माना जाता है, तो सी यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से मेटालिन की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है। ए है बेसन में, बी है सूजी में, सी है आटा में, डी है दलिया में। तो मेटालिन कैसा येलो कलर का होता है, आप जानते हो। हल्दी में भी लेड, क्रोमेट और मेटालिन इनकी मिलावट की जाती है। तो ये पीला होता है, इसलिए आप पीली क्या चीज़ दिख रही है, बेसन। तो बेसन में इसकी मिलावट जो है की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 97, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा जाता है। ए है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, बी है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, सी है अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, डी है निम्न में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होगा भाई, बाह्य की बात हो रही है तो बाहर क्या होता है, रेखा। ऐसे सोचो, बाहर क्या होती है, हमें रेखा दिखाई देती है, तो क्या है, बी है रेखीय
अभिक्रमित अनुदेशन। सबसे पहले कोई डिज़ाइन है तो हमें उसकी बाहरी रेखा ही तो दिखाई देगी, इस तरीके से याद करो। तो जो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है इसे क्या कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाँका कौन सा है? ए है टैप, बी है बखिया, सी है खटाऊ और डी है उपर्युक्त सभी। तो जो चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाले टाँके वो क्या हैं? डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी टाँके किसमें? आपके चिकनकारी में प्रयोग किए जाते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी, जो जालीदार टाँका है, साड़ियाँ ज़्यादातर किसकी बनती हैं? तो वो जालीदार टाँके की बनती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, चिकनकारी में जो साड़ियाँ होती हैं वो जालीदार टाँके से बनाई जाती हैं। 99 है, पूर्ण दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित है? भाई पूर्ण दृष्टि की बात हो रही है, तो ये दृष्टि से आपको याद आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, कुर्ट लेवल का क्षेत्र सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत, प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत। तो भाई पूर्ण दृष्टि से सीखने की बात किसमें की गई? अंतर्दृष्टि द्वारा जो अधिगम सिद्धांत है उसमें की गई है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपको मैं छोड़ रही हूँ, ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो दिया किसने है ये आप बताएंगे कमेंट में। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है ये आप बताएंगे। ओके, कुर्ट लेवल का क्षेत्र सिद्धांत है, लिखा हुआ ही दिख रहा है। ओके, संबंध अनुक्रिया का अधिगम का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का, अभी बताया। प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। अब आप हमें जो बचा है वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ आपका जो है LT ग्रेड ये 21 का ही पेपर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड में रहती नहीं हूँ और उस समय मैं ऑनलाइन पढ़ाती भी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो LT ग्रेड जो है ये जहाँ तक 2021 में मुझे याद है कि जब यूपी में जब TGT हुआ था तो शायद LT ग्रेड उत्तराखंड में भी हुआ था, ऐसा मुझे थोड़ा याद है। तो ये 21 का ही पेपर है, बस इस पर ईयर नहीं पड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने 21 का कंप्लीट कर लिया, अब हम 18 वाला कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हमें और भी पेपर मिल जाते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, किस शिक्षण विधि में उदाहरण के माध्यम से नए नियम का सिद्धांत निकाला जाता है? ए है आगमन विधि, बी है संश्लेषण विधि, सी है व्याख्यान विधि, डी है निगमन विधि। तो जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है वो होती है आगमन विधि और जिसमें पहले नियम बताया जाता है वो कौन सी होती है? निगमन विधि। ठीक है, मतलब पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है और इसमें पहले निगमन में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद आपको मतलब टीचर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसी लगी क्लास बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।